हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट को हम लोग क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं और इस सब्जेक्ट के अंदर आपके जो पांचों चैप्टर हैं उन सबको मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कवर करने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल सीरियल वाइज करने की कोशिश करूंगा। यानी जैसे पहला चैप्टर है इकोसिस्टम, उसके बाद पोल्यूशन, फिर उसके बाद लेजिस्लेशन, तो उसी टाइप से हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एक्सप्लेन इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो अब मैं इंग्लिश को बहुत कम पढ़ूंगा, मैं इसको सीधे ट्रांसलेट करते हुए आपको बताऊंगा ताकि आपका भी टाइम कम से कम लगे। इकोसिस्टम क्या है? ये एक कम्युनिटी है डिफरेंट स्पेसीज की, यानी एक कोई एरिया है, कोई एक इलाका है, उसके अंदर अलग अलग टाइप की स्पेसीज रहती हैं। ठीक है ना, और वो आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब बात करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे समझिए आपस में चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है ना, तो उसमें जो लिविंग थिंग्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग के साथ में भी इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है ना, यानी उनसे भी कुछ फ़ायदा उठाते हैं। तो ये जो पूरा एक सिस्टम चलता है ज़िंदगी का, उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। इसको जैसे समझिए एक जंगल वाला इलाका है, फॉरेस्ट है, ठीक, अब उसके अंदर अलग अलग टाइप की स्पेसीज हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर इकोसिस्टम के अंदर इंसान हों। समझ में आ रही बात? हर इकोसिस्टम के अंदर इंसान का होना ज़रूरी नहीं है। अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम हो सकता है उसमें इंसान भी हो और हो सकता है उसमें इंसान न हो। ठीक है ना, तो इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया, एक ऐसा इलाका जहाँ पे अलग अलग टाइप के डिफरेंट स्पेसीज पाए जाते हों और वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हों। इसको समझिए एग्जाम्पल के ज़रिए से, जैसे कि मान लीजिए हम इंसान लोग हैं, तो हम क्या है, प्लांट पे क्या है, डिपेंडेंट होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। समझ में आ रही बात? हम उनसे क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं, उनसे हम लोग फूड लेते हैं। समझ में आ रही है? ऐसे जो प्लांट हैं वो हमसे भी कुछ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, हम लोग कभी उनको खाद दे देते हैं। तो इस तरीके से जो एक पूरा सिस्टम चलता है उसको हम लोग बोलते हैं इको सिस्टम। अब ये जो इकोसिस्टम है इसके अंदर दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उसमें बायोटिक भी होती हैं और एबायोटिक भी होती हैं। ठीक है ना, यानी उसमें लिविंग थिंग्स भी होंगी और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग्स भी उसके अंदर पाई जाती हैं। और उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं कि इंसान हो, अलग अलग स्पेसीज जैसे जानवर हो गए, प्लांट हो गए और कीड़े मकोड़े हो गए, जंगलों के अंदर रहते हैं। जैसे पानी एक भी, जैसे पानी वाला एरिया समंदर है, वो एक इकोसिस्टम है। ठीक है, वहाँ पे मछलियाँ हैं, इंसान तो नहीं है वहाँ पे मछलियाँ हैं, और उसके अंदर जो समुद्री कीड़े मकोड़े हैं, सांप हैं, कछुए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो एक इनका इकोसिस्टम है। ऐसे हमारा एक इकोसिस्टम अर्बन, जहाँ पे इंसान भी हैं, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, कहीं पे नदियाँ भी हैं, कहीं पे पहाड़ भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। तो ये भी हमारा एक इको सिस्टम है। तो उम्मीद है कि आपको इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा। अब इसी इकोसिस्टम को पढ़ना, इसको समझना, या आप ये कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडी करना इकोसिस्टम को, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है ना, या आप ऐसे कह सकते हैं द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं उनका आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है, उनको एक दूसरे से क्या ज़रूरत पड़ती रहती है, कैसे एक दूसरे से वो एक्सचेंज करते हैं। ठीक है ना, आप यानी आपस में एक दूसरे से उनका क्या रिलेशन बनता है, उसके बारे में स्टडी करना। और जो वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनका जो इन्वायरमेंट है उसके साथ में उनका क्या मतलब इंटर रिलेशनशिप है, उसको पढ़ना, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। अब यहाँ पे अगर आपको नोट लिखना है तो आपको फिर ये सब उसमें ऐड करना चाहिए कि अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। जैसे कि एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो ये जो इकोसिस्टम होता है ये होता है लैंड के ऊपर। एक होता है पानी वाला एरिया, तकरीबन आपको भी मालूम है ज़्यादा पूरा ज़मीन का जो ज़्यादा हिस्सा है वो पानी है। ठीक है, तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है तो वो हिस्सा आता है जो एग्जिस्ट करता है लैंड के ऊपर। ठीक है ना, या आप ये भी कह सकते हैं जो कि पानी के अगेंस्ट वाला हिस्सा है। जैसे इक्वेटिक इकोसिस्टम है, यानी जो समंदर वाला पानी वाला है, उसके अलावा जो सूखा वाला एरिया है ज़मीन का, उसको हम लोग तो उसके ऊपर जो इकोसिस्टम होता है, एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। उसके एग्जांपल्स जैसे कि
फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, जहाँ पे बहुत घने पेड़ होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलते हैं। उसमें अलग अलग टाइप के जानवर हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं। ऐसे एक होता है ग्रास इकोसिस्टम, यानी वो इलाका जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ तो नहीं है लेकिन सिर्फ वहाँ पे घास वगैरह है, तो वहाँ पे कुछ स्पेसीज रह सकती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रास इकोसिस्टम। ऐसे एक ऐसे ही एक होता है डिजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है ना, जहाँ पे घास वगैरह नहीं है, रेगिस्तान वाला एरिया है, तो वहाँ पे भी स्पेसीज रहती हैं, वो भी एक इकोसिस्टम हो गया। ऐसे ही एक होता है माउंटेन इकोसिस्टम, यानी जो पहाड़ों के ऊपर इकोसिस्टम बसा हुआ है। ऐसे ही होता है अर्बन इकोसिस्टम, जैसे कि हम इंसानों लोगों का है द कम्युनिटी ऑफ ह्यूमंस एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये कई सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब दूसरा जो होता है, एक तो आपने पढ़ा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी जो पानी के अंदर जो इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। इकोसिस्टम तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यानी डिफरेंट टाइप के जो क्या कहते हैं स्पेसीज हैं, जो आपस में एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो पानी के अंदर भी होते हैं, ठीक है। जैसे उसके अंदर मछलियाँ होती हैं, उसके अंदर सांप, उसके अंदर क्या कहते हैं, उसके अंदर पेड़ पौधे भी होते हैं समंदर के अंदर, तो उनका जो आपस में पूरा एक इकोसिस्टम है उसको बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब इसको आप चाहें तो और बांट सकते हैं दो तरीकों में। एक होता है मरीन इकोसिस्टम, यानी जो क्या कहते हैं बड़े बड़े जो समंदर के अंदर होते हैं, ओशियन के अंदर जो इकोसिस्टम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मरीन इकोसिस्टम। और जो छोटे छोटे तालाब हैं, नदियाँ हैं, झील हैं, पॉन्ड्स हैं, तो उसके अंदर जो इकोसिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। दूसरा क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है इसको बताइए, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आपको बताना है। तो बायो का मतलब, पहले इस वर्ड को समझिए। बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है ना, या लिविंग थिंग कह सकते हैं। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग, ठीक। तो किसी इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का पाया जाना उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। एक क्या कहते हैं इकोसिस्टम है, उसके अंदर वेराइटी ऑफ लाइफ पाई जा रही हैं, अलग अलग क्या है लिविंग थिंग्स, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। उसके अंदर क्या इंसान भी हैं, एनिमल भी हैं, प्लांट भी हैं, और बैक्टीरिया, वायरसेस, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, तो सब अलग अलग जो और अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग लाइफ का पाया जाना उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। आप उसके अंदर ये भी और एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि स्पेसीज़ के अंदर डाइवर्सिटी है, जेनेटिक के अंदर डाइवर्सिटी हो सकता है, ऐसी अलग अलग इकोसिस्टम हो सकता है, तो उसको भी हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं, ठीक। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इकोसिस्टम है उसको अच्छे तरीके से फंक्शन करने के लिए। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा तो उससे क्या सिस्टम चल नहीं पाएगा, और हमारे लिए इंसानों के लिए भी क्या है अलग अलग तरीके से इससे फ़ायदा पहुंचता है। जैसे कि मान लीजिए एनर्जी का सोर्स हमारे लिए है, ठीक है ना, हमको डाइट मिल जाता है, खाना मिल जाता है बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से। ऐसे क्या हमारे लिए बहुत सारी दवाएं वगैरह बन जाती हैं उसकी वजह से बीमारियां भी रुक जाती हैं बहुत सारी। तो बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट अफेक्ट बैडली द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ये कह रहे हैं कि हम इंसानों के ज़रिए से कौन से ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड होता है, यानी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत गलत प्रभाव पड़ता है इकोसिस्टम के अंदर ऊपर और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। कुछ हमने दिए हैं, बहुत सारे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एक है डिफोरेस्टेशन, हम लोग डिफोरेस्टेशन करते हैं। डिफोरेस्टेशन मतलब जो जंगल हैं, जो फॉरेस्ट हैं, उनकी कटाई करना, उनके पेड़ों को काट देना, या परमानेंट तरीके से उनको परमानेंटली उनको डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। तो ये एक होता है, एक रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग बायोडाइवर्सिटी को और इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। अब चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए हम लोग करें, एग्रीकल्चर के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, ठीक है ना, या रोड वगैरह बनाने के लिए। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है बस्ती बसाना, ठीक ना। अर्बनाइजेशन मतलब ये कि पेड़ों को काट के वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे स्कूल बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे फिर फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे प्लांट लगाए जा रहे हैं।
तो वहाँ पे इंसानों को बसाने के लिए पेड़ों को काटा जाए तो उसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से लॉस, अब अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाता है, जो बायोडाइवर्सिटी था वो ख़त्म होने लगता है। उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाता है, यानी उसके अंदर फर्टिलिटी नहीं रहती है, उसके अंदर पैदा करने की, उपज करने की जो एबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही वाटर साइकिल चेंज हो जाता है, जो पेड़ होते हैं वो ज़मीन से क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एटमॉस्फेयर में लाके उसको छोड़ते हैं। तो एक साइकिल चलता रहता है जो कि ज़रूरी है इन्वायरमेंट को अच्छा रखने के लिए, तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे इसकी वजह से ग्रीन हाउस एमिशन बढ़ जाता है। ये कमीशन नहीं है, एमिशन है, इसको ठीक कर लीजिएगा, या इसको आप ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। तो ये वाला तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, बढ़ जाता है। जो पेड़ वगैरह होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसको यूज़ करके अपना एनर्जी वगैरह बना लेते हैं। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। फिर उसको फिर क्या कहते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जमा होगा। हम लोग तो हमेशा रिलीज़ कर ही रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते ही हैं। तो फिर वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जमा होने लगता है, स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से फिर जो इन्वायरमेंट है उसका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होने लगता है, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है गर्मी की वजह से। तो एक रीज़न क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन। दूसरा है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़े उसके हिसाब से फिर सिटी बनाना, अलग अलग शहर बनाना, गाँव बनाना। ठीक है ना, ताकि लोगों को वहाँ पे जाके बसाया जा सके। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, पेड़ पौधे वगैरह काटे जाएंगे, या खाली ज़मीनें थी जो कहीं पे जहाँ पे इकोसिस्टम था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो होता है अर्बनाइजेशन। ठीक है ना, बस्ती बसाना। तीसरा है पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है हमारे इकोसिस्टम के ऊपर और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। अब पोल्यूशन क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल आगे आप पढ़ने वाले हैं ना। अलग अलग टाइप के पोल्यूशन होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्या कहते हैं, माइनिंग है। माइनिंग की वजह से भी क्या है, हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं अपने बायोडाइवर्सिटी को और क्या कहते हैं, इकोसिस्टम को। माइनिंग मतलब ये होता है ज़मीन को खोद के वहाँ से जो उसके अंदर एक तरीके से ये ख़जाने हैं, जो मिनरल्स हैं उनको निकालना। कोयला निकाला जाता है और भी बहुत सारे क्या कहते हैं जो मेटल्स हैं वो निकाले जाते हैं वहाँ से। तो उसकी वजह से भी क्या है, डिफॉरेस्टेशन होता है, मिट्टी कटती है, पोल्यूशन होता है, बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से भी होती हैं। इसके ज़रिए से भी हम लोग क्या करते हैं, अपने इकोसिस्टम को बैडली इम्पेक्ट करते हैं। ऐसे रोड डेवलपमेंट होता है। अब इसके अंदर आप बहुत सारे जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने कुछ दे दिए हैं आपको। तो रोड बनते हैं तो वहाँ पे पेड़ पौधे काटे जाएंगे बहुत सारे। ऐसे क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करना, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज़ करना। तो इसकी वजह से भी हमारा जो इकोसिस्टम है अफेक्टेड होता है और क्या कहते हैं, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी अफेक्टेड होती है। अगला क्वेश्चन है, सजेस्ट मेथड्स टू इम्प्रूव इकोसिस्टम फॉर बेटर इकोलॉजिकल कंडीशन। ये कह रहे हैं वो मेथड्स बताइए जिसके ज़रिए से हम लोग इकोसिस्टम को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है, आप बहुत सारे बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से भी। तो हम एक तो डिफॉरेस्टेशन जो रीज़न थे, अब इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो रीज़न थे जिसकी वजह से क्या कहते हैं हमारा जो इकोसिस्टम है वो अफेक्टेड हो रहा था, तो उनको पहले तो रोक देंगे। तो जैसे कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे उसको ख़त्म करेंगे, रिफॉरेस्टेशन करेंगे। ठीक है ना, यानी अब और ज़्यादा प्लांट लगाएंगे, फॉरेस्ट बनाएंगे, जंगल बनाएंगे। ठीक, और क्या प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और इसको रोक देंगे डिफॉरेस्टेशन को, प्लांट वगैरह और लगाएंगे। ऐसे क्या कहते हैं जो पोल्यूशन है उसको कम करेंगे हम लोग। ऐसे ही रीजनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे, ओवर यूज़ नहीं करेंगे। और क्या कहते हैं जो हमारे रिसोर्सेज हैं और जो एरिया वगैरह हैं, ठीक है ना, फॉरेस्ट वाला एरिया हो गया या जो खाली एरिया है, रेगिस्तान वाला एरिया है, तो उसको हम लोग कंजर्वेशन करेंगे, उसको बचा के रखेंगे। और क्या एजुकेशन और अवेयरनेस को बढ़ाएंगे ताकि लोगों को समझाएं कि ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से इकोसिस्टम हमारा क्या अफेक्टेड हो। ऐसे अर्बनाइजेशन को कम करेंगे। ऐसे क्या कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्या कहते हैं हाँ, एक ऐसे क्या सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसकी वजह से भी मतलब बहुत दिक्कत क्रिएट होती है, तो उसको हम लोग कम से कम करेंगे, रोकेंगे। हालांकि सरकार ने तो इस पर पूरे मतलब कानून बना रखे हैं,
पेनाल्टी भी लगा रखी है, लेकिन फिर भी खूब चलता है अपने इंडिया के अंदर ये। प्यूरिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर, जो वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उसको प्यूरिफाई करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे रीयूज़ एंड रिसाइकिल ऑफ प्लास्टिक आइटम, जो प्लास्टिक आइटम उनको रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है। एज प्रिवेंशन ऑफ वेस्टिंग द वाटर, वाटर को वेस्ट नहीं करेंगे, उसको रोकेंगे। और क्या है, जो क्या कहते हैं केमिकल्स यूज़ होते हैं, जैसे खेतों के अंदर पेस्टिसाइड हो गए, फर्टिलाइज़र वगैरह हो गए, तो उनको भी कम करना है। ऐसे क्या कहते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी का सिस्टम है उसको हम लोग एडॉप्ट करेंगे। जैसे कि आता है सोलर पैनल आ गया तो उसको यूज़ करना, ठीक है ना। ऐसे कहते हैं यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रादर देन पर्सनल ट्रांसपोर्ट, जहाँ तक हो सके अगर आप कर सकें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए। आप देखते हैं रोडों पे निकलिए तो पूरा एकदम गाड़ियों से भरा रहता है, तो अगर आप मतलब ऐसा कर सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, अपनी गाड़ियों को, पर्सनल गाड़ियों को सब लोग कम से कम यूज़ करें, तो उसकी वजह से पोल्यूशन कम होगा। इसलिए कि हमारी गाड़ियों की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय पोल्यूशन। ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, ऐसे भी आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूशन, क्या ऐसे आ सकता है एक्सप्लेन पोल्यूशन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स एंड सोर्स ऑफ पोल्यूशन, और क्या कहते हैं पोल्यूशन के सोर्स क्या हैं और उनके क्या टाइप्स हैं अलग अलग पोल्यूशन के, उसको बताइए। तो सबसे पहले समझिए कि पोल्यूशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझ लीजिए। तो द प्रेजेंस ऑफ एनी सब्सटेंस इन द इन्वायरमेंट इन सच कंसंट्रेशन that causes harm to environment and health of living organism is called pollution। समझ में आया कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर किसी भी सब्सटेंस का होना इतनी क्वांटिटी के अंदर, इतने कंसंट्रेशन के अंदर कि उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे हेल्थ को, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके हेल्थ को नुकसान पहुंचने लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोल्यूशन, ठीक है ना। या आप ये भी कह सकते हैं कि हार्मफुल सब्सटेंस का इन्वायरमेंट के अंदर इतने कंसंट्रेशन के अंदर होना जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे, या जो उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको नुकसान पहुंचने लगे। नुकसान पहुंचने का मतलब उससे दिक्कत होने लगे, बीमारियां होने लगे, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोल्यूशन। अब अलग अलग टाइप के पोल्यूशन हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, ठीक। ऐसे सॉइल पोल्यूशन भी कह सकते हैं आप। अब इसके सोर्स क्या है, पोल्यूशन होता कैसे है, तो एक होता है नेचुरल पोल्यूशन और एक होता है मैन मेड पोल्यूशन, ठीक है। नेचुरल जो पोल्यूशन है वो कम होता है और जो मैन मेड पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो एक है, तो जो नेचुरल सोर्स हैं पोल्यूशन के, जैसे कि वाइल्ड फायर हो गया, यानी जंगल के अंदर आग लग गई तो वहाँ से जो धुआं, जो गर्दो गुबार और जो राख वगैरह उड़ती है, तो उससे भी इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता है। ऐसे क्या हजार्डस गैसेज रिलीज ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब क्या बोलते हैं ज्वालामुखी फटता है, तो उसके अंदर से जो गैसेज निकलती हैं वो भी क्या है बहुत हजार्डस होती हैं, बहुत नुकसानदेह होती हैं, ख़तरनाक होती हैं। तो वो भी क्या है हमारे इन्वायरमेंट को या हमारे इकोसिस्टम को क्या है एक तरीके से पोल्यूट करती हैं, गंदा करती हैं। ऐसे क्या कहते हैं कुछ नेचुरल पोल्यूशन होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, पोलेंस हो गए, डस्ट वगैरह हो गया, वायरसेस हो गए, ठीक है ना। दूसरा जो मेन रीज़न है और दूसरा जो सोर्स है पोल्यूशन का वो है मैन मेड पोल्यूशन। ये जो है ये ज़्यादा मतलब अफेक्ट करता है, इसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक सोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स भी बोलते हैं। इसमें अलग अलग टाइप की चीज़ें आ सकती हैं, कुछ यहाँ पे हम आपको पेश कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्री लगाना, प्लांट लगाना, फैक्ट्रीज वगैरह लगाना। तो इंडस्ट्री जब लगती है तो वहाँ से बहुत सारा क्या कहते हैं समझिए पोल्यूशन रिलीज़ होता है, गंदा पानी भी रिलीज़ होता है वहाँ से। ऐसी गैसें जो हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं वो वहाँ से रिलीज़ होते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ये क्या करते हैं अफेक्ट करता है, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो पोल्यूशन है। दूसरा है इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, या आप ये भी कह सकते हैं कि यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जितना ज़्यादा हम लोग ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा समझिए पोल्यूशन हम लोग रिलीज़ करते हैं। यहाँ से निकलने वाला जो धुआं होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ऐसे क्या कहते हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी क्या है हम लोग इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, इकोसिस्टम को अपने पोल्यूट करते हैं, ये भी एक रीज़न है। ऐसे क्या डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ऐसे क्या कहते हैं डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटना, ठीक है,
या क्या कहते हैं जो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देना, तो उसकी वजह से भी हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता है या ये एक पोल्यूशन का कारण बनता है। ऐसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे कि अभी आपने देखा क्या कहते हैं रसिया ने यूक्रेन के ऊपर कितने मतलब न्यूक्लियर हमले किए। जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, बम फोड़े जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ऐसे क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा उनको यूज़ करने की वजह से भी होता है। सपोज दैट फॉसिल फ्यूल हैं, उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ से जो निकलता है जो धुआं उससे जो रिलीज़ होता है तो वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। ऐसे क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स एंड डैम, ठीक है ना, ये सब बना रहे हैं तो उसकी वजह से भी फिर पोल्यूशन होता है। ऐसे क्या कहते हैं जो एक्सप्लोजिव यूज्ड इन वार्स, जंगें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो उसमें जो एक्सप्लोजिव यूज़ होते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है, पोल्यूशन होता है। ऐसे क्या फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, उनकी वजह से होता है। माइनिंग यानी खदान होते हैं जो, उसकी वजह से भी पोल्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसके क्या कॉजेज़ हैं, ठीक। तो एयर पोल्यूशन, आप पोल्यूशन समझ गए हैं, ठीक है ना। इन्वायरमेंट के अंदर किसी हार्मफुल सब्सटेंस का ऐसे कंसंट्रेशन के अंदर होना जो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचने लगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्थ को नुकसान पहुंचने लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोल्यूशन। और वही चीज़ अगर एयर के अंदर आ गई, ठीक है ना, हवा के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे नुकसान पहुंचने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। और वही चीज़ अगर वाटर के अंदर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर पोल्यूशन, ठीक। यहाँ पे पोल्यूशन दो बार हो गया, एक बार काट लीजिएगा। अब इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे सब्सटेंसेस जो मतलब एयर के अंदर हो सकते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो एक है पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर, यानी ये कि जो एयर है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हों या लिक्विड पार्टिकल्स हों, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर। तो उसका होना, ठीक है ना, मतलब जो एक नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा होना, और दूसरी है कि उनका जो साइज़ है वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर उनका साइज़ जो है वो 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा बड़ा है तो वो समझिए एक तरीके से वो पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है एयर के अंदर। अब उस एयर को अगर कोई अपने अंदर लेता है तो उसकी वजह से बीमारियां होने हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है ना। वो इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, अस्थमा का कारण बन सकते हैं, सीओपीडी का कारण बन सकते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या, अगर ये एयर के अंदर आता है तो एयर पोल्यूशन कॉज करता है, ठीक है ना। अब ज़्यादा मात्रा में ये है तो एयर पोल्यूशन होगा। ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये अगर एयर के अंदर होता है तो ये भी क्या है, एयर पोल्यूशन कॉज करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये अगर ज़्यादा होता है तो ये भी एयर पोल्यूशन कॉज करता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी होता है ज़्यादा मात्रा में, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे एयर पोल्यूशन। अब कॉजेज़ क्या हैं एयर पोल्यूशन के, हम लोग कौन से काम करते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से जो मतलब एक तरीके से पोल्यूशन निकलता है, जो गैसेस निकलते हैं, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूटेड होता है। अब ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको हर एक टाइप के पोल्यूशन में आप फिट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चाहे वाटर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, तो उसमें ये सब आ जाएगा। इंडस्ट्री, ऐसे क्या कहते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन है, उसमें भी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाएगा। ऐसे क्या कहते हैं, व्हीकल्स हैं, तो इसकी वजह से भी जो धुआं वगैरह रिलीज़ होता है तो वो भी पोल्यूशन क्रिएट करता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल यूज़ होते हैं, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, गैसेज हो गए, तो उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ होते हैं तो उसकी वजह से ये इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं, तो ये भी एक तरीके से क्या है, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक। ऐसे क्या कहते हैं, जो फॉरेस्ट है उसके अंदर आग वगैरह लग जाए तो वहाँ से जो धुआं निकलता है उससे भी एयर हमारा पोल्यूटेड होता है। ऐसे ही जो क्या कहते हैं, वोल्केनिक एरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, आतिश फैशा उसको बोलते हैं उर्दू में, तो वो जब फटता है तो उसकी वजह से जो गैसेस निकलते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा जो एयर है वो पोल्यूटेड होता है। ऐसे ही हमारे घरों के अंदर जो कुछ काम हैं, जैसे कि स्टोव्स वगैरह जलाना, गैस यूज़ करना, वहाँ से जो धुआं रिलीज़ होता है तो उसकी वजह से भी क्या है, एयर पोल्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है और वाटर पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं। तो पोल्यूशन आप समझ गए, ठीक है ना, वाटर के अंदर ऐसी चीज़ों का होना जिससे नुकसान पहुंचने लगे, इतने कंसंट्रेशन के अंदर अगर वो हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर पोल्यूशन।
अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम लोग देखते हैं वाटर पोल्यूशन के अंदर। तो एक तो होता है फिजिकल पैरामीटर यूज़ होता है, यानी फिजिकल पैरामीटर में हम लोग कलर उसके देखते हैं, उसकी क्लैरिटी देखते हैं, कितना पानी साफ़ है, ठीक है ना, उसका ऑर्डर देखते हैं, उसके अंदर महक कैसी है, गंदी महक तो नहीं आ रही है, ऐसे उसका टेस्ट कैसा है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। एक तो ये पैरामीटर हो गया। दूसरा होता है केमिकल पैरामीटर, ठीक है, तो उसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस कैसे हैं, उसका पीएच लेवल कितना है, एसिडिटी कितनी है उसके अंदर, और एल्कलिनिटी कितनी है। ऐसे ही उसके अंदर डीओ देखते हैं, यानी डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। ऐसे ही उसके अंदर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना है, बीओडी देखा जाता है। न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर कितने हैं, और हैवी मेटल्स की मात्रा कितनी है। अगर ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं हाई कंसनट्रेशन के अंदर पाई जाती हैं, तो वो फिर पोल्यूशन को इंडिकेट करती हैं और बताती हैं कि ये वाटर क्या है, पोल्यूटेड है। ऐसे ही उसके अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी देखा जाता है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह हैं, तो वो भी वाटर सब कुछ सही है, लेकिन अगर ये उसके अंदर पाए जा रहे हैं तो भी वो वाटर क्या है, पोल्यूटेड है। ऐसे ही सब पानी एकदम पूरा साफ़ है, कोई कचरा नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर कोई टॉक्सिन है, ठीक है ना, तो टॉक्सिसिटी भी अगर है तो भी वाटर पोल्यूटेड है। ऐसे क्या कहते हैं प्रेजेंस ऑफ अदर सॉलिड्स या कुछ और दूसरे सॉलिड्स हैं, जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक बैग हो गए, ठीक है ना, ये पॉलीथीन, और क्या कहते हैं पाउच वगैरह हो गए, और भी दूसरे जो सॉलिड कचरे हैं, जैसे एग्रीकल्चर से निकलने वाला जो सॉलिड मटेरियल होता है वो उसके अंदर है। कागज़ वगैरह बहुत सारे पड़े हुए हैं, अखबार पड़े हुए हैं फटे पुराने। तो जो भी उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स अगर पाए जाते हैं, सॉलिड मटेरियल उसके अंदर पाया जाता है वाटर के अंदर, तो ये सारे पैरामीटर होते हैं नापने के लिए वाटर पोल्यूशन को। अब वाटर पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं, तो एक तो इंडस्ट्री हो गया, ठीक है ना, यानी इंडस्ट्रीज से जो निकलने वाला पानी होता है तो वो वाटर के अंदर जाता है, तो वाटर को पोल्यूट करता है, टॉक्सिसिटी कॉज करता है, उसके अंदर केमिकल्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरे पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं। ऐसे सीवेज है जो हमारे मतलब जो गटर का पानी निकलता है, नालियों का पानी जो जाता है, ठीक, तो उसकी वजह से भी क्या है उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। उसके अंदर क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और गंदी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। ऐसे जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड है उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूटेड होता है। ऐसे क्या कहते हैं इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जो क्या कहते हैं वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है, ठीक है, उनको ठिकाने लगाया जाता है, उसको अच्छे तरीके से न किया जाए, ठीक, तो उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वाटर के अंदर ही मतलब डिस्पोज किया जाता है, तो उसका पूरा तरीका होता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर उसके बाद डिस्पोज किया जाता है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट सही से नहीं किया गया, वैसे डिस्पोज कर दिया गया, तो वो वाटर भी क्या होता है, पोल्यूटेड हो जाता है। ऐसे क्या कहते हैं और भी दूसरे मटेरियल को अच्छे से डिस्पोज नहीं किया, वो पानी के अंदर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी होगा। ऐसे माइनिंग की वजह से होता है, एसिड रेन होता है, तो उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है, और उसके कॉजेज़ क्या हैं। अब ये जो 3-4 क्वेश्चन है ना, ये अभी आपने पढ़े, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, समझ लीजिए हर हाल में। तो नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, तो नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब होता है एक्सेसिव, यानी बहुत ज़्यादा और डिस्टर्बिंग नॉइज़ अगर है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में है, या क्या कहते हैं बहुत डिस्टर्बिंग नॉइज़ है, आवाज़ तेज़ नहीं है लेकिन बहुत डिस्टर्बिंग है, तो वो भी क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि वो नॉइज़ जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो, या क्या कहते हैं आदमी को मतलब वो इरिटेट करे, एनोइंग करे, तो वो भी क्या है, चाहे आदमी को चाहे एनिमल्स को, ठीक है ना, जो आदमी को नुकसान पहुंचा रहा हो या एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। अब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए अलग अलग इलाके के अंदर अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। दिन के लिए अलग स्टैंडर्ड है और रात के लिए अलग स्टैंडर्ड है। जहाँ पे मतलब लोग रहते हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके लिए अलग पैरामीटर है, और जो मतलब रेजिडेंशियल एरिया नहीं है उसके लिए अलग पैरामीटर है। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके अंदर क्या पैरामीटर होता है, ठीक है ना। तो दिन के जब दिन का टाइम होता है, डे टाइम जब होता है, तो उस वक्त में जो नॉइज़ का लेवल है अगर वो 70 डेसिबल से ऊपर जाता है और लंबे समय तक बना रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक। और रात के अंदर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जो नॉइज़ का लेवल है, यानी जो उसका वॉल्यूम है वो 55 डेसिबल से ऊपर जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजिडेंशियल, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन, और लंबे समय तक बना रहता है। अब ये डेसिबल मीटर आता है, उसके ज़रिए से आप इसको वॉइस को नापते हैं, ठीक है ना, उसका मेज़र है वो। अब उन नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, तो ट्रैफिक नॉइज़ हो गया, इंडस्ट्रियल नॉइज़ हो गया। तो ये जो इंडस्ट्रियल है इसको हर जगह आप डाल दीजिएगा। ऐसे डीजे म्यूज़िक नॉइज़ हो गया, ऐसे सोशल इवेंट्स होते हैं, शादियां हो रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो नॉइज़ होता है तो वो सब क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्स हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर प्यूरिफाइंग
वेस्ट वाटर इनटू प्योर वाटर, या आप ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है राइट ए नोट ऑन ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि ट्रीटमेंट प्रोसेस या प्यूरिफाइंग का मतलब क्या होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर रेफर्स टू इम्प्रूविंग ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, उसको हम लोग ट्रीटमेंट बोलते हैं या प्यूरिफाइंग बोलते हैं। ठीक है ना, उसमें क्या होगा, रिमूवल एंड रिडक्शन ऑफ कंटामिनेंट्स, इम्प्योरिटीज़ एंड अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर, वाटर के अंदर से क्या कहते हैं जो कंटामिनेंट हैं जो उसको गंदा कर रहे हैं, या जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए हैवी मेटल्स हैं, या और भी जो अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं जो पानी के अंदर नहीं होनी चाहिए, उनको वाटर से निकालना, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन या ट्रीटमेंट या उसको हम लोग बोलते हैं वाटर ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, ये अलग अलग तरीके से होता है और किया जा सकता है। यहाँ पे एक प्रोसेस हम आपको दे रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्या है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि रिमूविंग ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स थ्रू स्क्रीनिंग और फिल्ट्रेशन। स्क्रीनिंग या फिल्ट्रेशन दोनों एक ही मतलब है। उसके ज़रिए से क्या कहते हैं जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं पानी के अंदर, पहले उनको निकाला जाता है, पानी को छान लिया गया, बड़े बड़े पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं, ठीक है, छन जाते हैं फिल्टर के अंदर। उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। तो इसके अंदर एक बड़े टैंक के अंदर पानी को डाला जाता है, वहाँ पानी जाता है, ठीक है, उसके अंदर सिस्टम है। तो वहाँ पे जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो क्या कहते हैं जो लाइटर होते हैं, जो हल्के होते हैं, वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। तो नीचे और ऊपर दोनों को छोड़ दिया जाता है, जो बीच का पानी है समझिए, यानी सिर्फ पानी को दूसरी तरफ निकाल लिया जाता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो जो पानी के अंदर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जो सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो हमको जिससे नुकसान पहुंच सकता है, जो पानी के अंदर नहीं होने चाहिए, तो उनके डिकम्पोज करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर। तो उसको हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। और एक होता है टर्शरी ट्रीटमेंट और एडवांस ट्रीटमेंट। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, जो क्या बहुत फाइन, ये फाइन नहीं है बल्कि क्या फाइन है, ठीक है ना, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं या पैथोजेंस होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं वाटर के अंदर से रिमूव करते हैं, या दूसरे और जो कंटामिनेंट्स हैं जो बहुत छोटे हैं जो अभी तक रिमूव नहीं हो पाए हैं, तो उनको रिमूव करते निकालते हैं। फिर एक प्रोसेस होता है डिसइंफेक्शन, यानी जो इन्फेक्शन करने वाली चीज़ें हैं उसको हम लोग निकालते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए से। और ये इंश्योर किया जाता है कि अब वाटर जो वो ट्रीटेड हो चुका है, वो सेफ़ है, उसको रीयूज़ किया जा सकता है या उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है वाटर के अंदर। तो दूसरा वाटर उससे क्या होगा, अब पोल्यूटेड नहीं होगा। और ये वाला जो प्रोसेस होता है इसमें केमिकल्स वगैरह को यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सोइल पोल्यूशन, व्हाट आर इट्स कॉजेज। सोइल पोल्यूशन क्या होता है और इसके क्या कॉजेज हैं। आंसर देखते हैं हम लोग। तो सोइल पोल्यूशन रिफर्स टू कंटामिनेशन और डिग्रेडेशन ऑफ सोइल बाय प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, पोल्यूटेंट्स और केमिकल। तो सोइल पोल्यूशन का मतलब होता है कि जो सॉइल है उसके अंदर कंटामिनेशन आ जाए, वो गंदा हो जाए। गंदा होने का मतलब होता है डिग्रेडेशन, यानी जो सॉइल की जो क्वालिटी है, यानी फर्टिलाइजेशन होना, यानी कि उसके अंदर फर्टिलिटी का होना, ज़्यादा उपजाऊ होना, ठीक है ना, प्लांट को बढ़ाने की ताकत होना, ठीक है ना, वो ख़राब हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन। अब इसके क्या कॉजेज़ हैं, क्यों होता है ये, तो इंडस्ट्रियल यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं, सॉइल पोल्यूशन के अंदर जो चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें आप जो वाटर पोल्यूशन के अंदर पढ़े हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। यही सारे कारण इसके लिए भी होते हैं। हालांकि कभी ये क्वेश्चन कम ही पूछता है सॉइल पोल्यूशन के बारे में, लेकिन पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने दे दिया है कि अगर आपको यहाँ पे थोड़ा भी बता दिया जाएगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, 10 क्वेश्चन हो गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और इसमें आपके तकरीबन 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। अगले 2 वीडियोस के अंदर हम लोग अगले जो 3 चैप्टर्स रह गए हैं जो लेजिस्लेशन वगैरह वाले हैं, तो उनको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक इसकी PDF की बात है, तो जिन लोगों ने पेड सब्सक्रिप्शन पहले से ले रखा है तो उनको तो मैं पहले ही ये प्रोवाइड कर चुका हूँ, बहुत पहले ही मैंने उनको ये PDF दे दिया था, उनकी तैयारी हो भी चुकी होगी काफ़ी हद तक।
लेकिन अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको अगर पूरा नोट्स चाहिए पूरे सिलेबस के, ठीक है, यानी सातों सब्जेक्ट के या 6 सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए, तो आप उसके लिए 100 रुपीज़ पे करिए। उसके साथ में आपको ये भी मिल जाएगा और वो भी मिल जाएंगे, और सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ यही चाहिए तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये पे करने हैं। मेरा नंबर है 9694480523। उस पर 15 रुपये 15 रुपीज़ पे करिए और एक स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए पेमेंट की। आपको ये पूरा जो PDF है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।